अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कि 3 माह बाद सोए हुए भारतीय एयर चीफ को होश आ गई है। दुर्गत बनने के बाद 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ का पाकिस्तान के 6 तैयारे मार गिराने का दावा, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए अंधाधुंध झूठ, आर्मी चीफ का सरकारी दौरा अमरीका, दुनिया में पाकिस्तान का बढ़ता हुआ असर रसूख, 9 मई और पीटीआई, दरमियानी रास्ता क्या। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज, इसी पर बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, इनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब। हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और जिस तरह के मैंने आपको बताया कि सोए हुए भारतीय आर्मी चीफ को होश आ गई है, 3 माह बाद उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आ रहा है। कहते हैं कि S-400 से पाकिस्तान के 6 जहाज़ गिराए हैं। यही S-400 है जिसे पाकिस्तान ने अपने J-10C के जरिए 3 राफेल समेत मुतअद्दिद जहाज़ों को तबाह कर दिया था, और ये बात पूरी दुनिया ने खुद बताई। वज़ीर दिफा की जानिब से भारत को आज़ाद मुबस्सिरों के जरिए दोनों ममालिक के हैंगर्स का दौरा करवाने का मशवरा। भारत अपनी शिकस्त के गम से निकलने के लिए अपनी आवाम से और कितने झूठ बोलेगा। तो सबसे पहले सलमान आबिद साहब, आप मुझे बताएं, कितने झूठ बोले जाएंगे अपनी जो शिकस्त है, अपनी जो शर्मिंदगी है, उस पर पर्दा डालने के लिए? देखें, भारत की जो सियासी और अस्करी क़ियादत है जी, वो आजकल रात को डरावने ख्वाब बहुत देखती है, और उन डरावने ख्वाब में पाकिस्तान उसके ऊपर भारी नज़र आता है। इसलिए वो ख्वाबों के अंदर रहते हुए अपनी आवाम को गुमराह करने के लिए कुछ इस किस्म के ख्वाब दिखाते हैं कि हमने पाकिस्तान का ये नुकसान कर दिया, हमने टारगेट अचीव कर लिया, हमने जो चाहते थे वो कर लिया, पाकिस्तान को हमने एक्सपोज कर दिया, पाकिस्तान के साथ हमने ये किया। लेकिन जो असल हक़ाइक़ हैं वो ये है कि भारत इस पूरे एडवेंचर के कॉन्टेक्स्ट में पूरी दुनिया में आइसोलेट हुआ है, यानी सिर्फ रीजनल पॉलिटिक्स में नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी आइसोलेट हुआ है। और उसका जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर था, अमेरिका के साथ भी उसके ताल्लुकात मुतासिर हुए हैं, चीन के साथ उसके ताल्लुकात पहले से मुतासिर थे। और जिस तरह से वो सोच रहा था कि आलमी दुनिया भारत की मजबूत सफारतकारी के कॉन्टेक्स्ट में उसकी सपोर्ट करेगी पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो भी नहीं हो सका। तो इसलिए अब इस वक्त वो कोशिश कर रहे हैं मोदी कि किसी तरीके से भारतीय आवाम को गुमराह किया जा सके और बताया जा सके कि हमने टारगेट अचीव किया है। लेकिन उनके लिए मसला ये हुआ है कि भारत की जो अपोजिशन जमातें हैं, भारत का जो मीडिया है, भारत के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो मोदी को जिस तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं, आपने ये भी देख लिया कि मोदी किसी भी फ्रंट पे या मोदी के हमनवा जो है किसी भी फ्रंट पे जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। इसलिए उन पे जो दबाव इंटरनल पॉलिटिक्स में बढ़ रहा है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बढ़ रहा है, और जिस तरह से भारत के ऊपर टैरिफ की पाबंदियां लगाई हैं अमेरिका ने, और बाकायदा अमेरिका और उसके ताल्लुकात काफ़ी मुतासिर हुए हैं भारत के, तो उस सारे सिनेरियो को अगर आप देखें तो मुझे ये लगता है कि भारत अपनी तारीख के एक मुश्किल वक्त में है, जहां उसने अपना जो एक हवा क्रिएट किया हुआ था ना इंटरनेशनल दुनिया में, वो मुतासिर हुआ है, उसकी वो एक्सपोज हुआ है, उसकी लेजिटिमेसी, उसकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर हुई है। तो इसलिए भारत के अंदर ये जो प्रोपेगेंडा कैंपेन है, इसको बुनियाद बनाकर आप आलमी दुनिया को भी ना गुमराह नहीं कर सकते और खुद इंटरनल कॉन्टेक्स्ट में भी गुमराह नहीं कर सकते। बल्कि अब मोदी से तो इस्तीफों का मुतालबा किया जा रहा है। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। बताएं कि फील्ड मार्शल का दौरा है अमेरिका, उस पर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात एक नई जहत में दाखिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ भारत को आप कहाँ देखते हैं? भारत के साथ अब क्या होगा? भारत तो इस मुलाकात से, इन दौरों से काफ़ी परेशान है। यकीनन देखें, भारत एक ऐसे डेडलॉक में हमें खड़ा नज़र आता है। देखें, उसकी जो दिफाई ज़रूरियात हैं वो रूस पूरी करता है। आपने एंट्रो में S-400 का जिक्र किया, तो वो S-400 रशियन है जो उनके पास है। एक राफेल के अलावा उनके पास जो फाइटर जेट्स हैं वो भी रशियन हैं। उनके पास काफ़ी रशियन टेक्नोलॉजी है डिफेंस में, लेकिन उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं वो अमेरिका के साथ हैं। $76 बिलियन की एक्सपोर्ट जो है वो उनकी अमेरिका के साथ है। तो ये एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट और डिफेंस इंटरेस्ट के दरमियान एक डेडलॉक में आकर हमें भारत फंसा हुआ नज़र आता है कि या उसको अपने माशी मुफादात को कुर्बान करना है या दिफाई मुफादात को कुर्बान करना है। दोनों मुफादात इकट्ठे लेकर चलना मुझे नज़र आ रहा है कि भारत के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है। अब देखें ना, पुतिन दिसंबर में भारत आना चाहते हैं, भारत उनसे मज़ीद S-400 लेना चाहता है। 2 बैटरीज जो हमने उनकी S-400 की तबाह की वो उनको चाहिए, और S-400 लेना चाहते हैं वो। उसके लिए पुतिन दिसंबर में आ रहे हैं। लेकिन आज ट्रम्प का ट्वीट था कि वेरी सैड कि मोदी इज़ गोइंग टू होस्ट पुतिन। तो ये जो पुतिन और अमेरिका और रूस की दोबारा सर जंग शुरू हो रही है, उसमें भारत एक मुझे मुश्किल
सूरत हाल से दो चार नज़र आता है कि उसको रूस और काफ़ी अरसे से वो रूस और अमेरिका दोनों को साथ लेके चल रहा था, लेकिन अब ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। या वो उसको रूस छोड़ना पड़ेगा या अमेरिका छोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए दोनों को छोड़ना मुमकिन नहीं है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करें। सर, आप मुझे ये बताएं कि 3 माह बाद ये जो स्टेटमेंट आया है, ये कितना एक अहमकाना स्टेटमेंट है? ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा रहा था, लेकिन चलें आ गया। मगर आप मुझे बताएं, आफ्टर वॉर स्ट्रैटेजी में पाकिस्तान तो कामयाब है, लेकिन भारत कहाँ जा रहा है? मजीद धंसता चला जा रहा है। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और तमाम पैनलिस्ट को मेरा बहुत सलाम। भारत ने एक कुआं खोदा है जी अपना, और उसमें और डीप होता चला जा रहा है। जो पहलगाम से, एटलीस्ट पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में पहलगाम से शुरू हुआ और अभी तक वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, और उसमें वो और डीप एंट्रेंच होते जा रहे हैं। देखिए जी, अभी इसको मिड कोर्स करेक्शन कह लें या एटलीस्ट अटेम्प्ट टू फेस सेविंग है। और वो कहते हैं ना कि जो जंग के बाद मुक्का याद आए ना, वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। वो दैट इज फॉर बेटर देन इस तरह की हरकतें करते हुए। इररेलेवेंट हो चुका है जी भारत का जो स्ट्रेटेजिक थॉट है, भारत का जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है, वो इररेलेवेंट हो चुका है एज ऑफ टुडे। और दैट इज बिकॉज ऑफ दिस, ये जो 4 डेज वॉर हुई है उसने प्राइमरीली इनको हिला के रख दिया जी। तो डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए उन्होंने एक ये फॉल्स फ्लैग, झूठ के ऊपर बेस्ड एक नैरेटिव शुरू किया। उसी झूठ के ऊपर उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन की, अपनी कन्वेंशनल फोर्सेस का मिक्स किया प्रॉक्सी के साथ, जो ऑलरेडी अप्लाइड है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। उसमें उसको शिकस्त हुई, और पहले ही 40 से 45 मिनट की बैटल में उन्होंने जो एम्बेरसमेंट इकट्ठी की, वो किसी भी मिलिट्री कमांडर के लिए, मिलिट्री चीफ के लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है। अभी अनिल जॉन, ये जो CDS अमरप्रीत सिंह एयर चीफ जो बयान दिया है उन्होंने 3 महीने के बाद, और वो स्पीच कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें कन्फेस भी करते जा रहे हैं। तो अपने जो पुलवामा में उनके साथ हुआ उसको कन्फेस किया कि जी हमारा वो जो सर्जिकल स्ट्राइक जिनको कहते थे, जिनको हम दरख्तिकल स्ट्राइक्स कहते हैं कि दरख्त गिराने वाली, उनका इरेलेवेंट होना उन्होंने मान लिया। फिर इसी स्पीच में अगर आप आगे जाके सुने तो वो कहते हैं जी कि सरगोदा को टारगेट किया है उन्होंने, और वो सरगोदा के बारे में ड्रीम कर रहे हैं कि वहाँ से ये F-16 उड़े हैं जिन्होंने पठानकोट में और टारगेट्स लिए अभी पहलगाम के बाद। तो कन्फेस कर रहे हैं कि जी हमारे टारगेट्स एंगेज किए हैं पाकिस्तानियों ने। अच्छा, देखें, पाकिस्तान ने लाइव कमेंट्री दी है उस बैटल की, जिसमें आपको याद होगा कि गॉडजिला 3 गुम हो गया जी। उनकी कमेंट्री आप सुन रहे हैं, जो कन्वर्सेशन हो रही थी पायलट्स के बीच में। वो कन्वर्सेशन कोई भी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट सुने या आप लोग भी सुने तो आपको समझ आ जाएगी कि एक कंफ्यूज्ड पायलट, कंफ्यूज्ड एयरफोर्स और कंफ्यूज्ड एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स हुई है। उनको पैनिक हुए हैं। पता कलामी की माजरत, ये सिर्फ कंफ्यूज्ड ही नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान ने इनको अंधा, गुंगा और बहरा भी कर दिया था, जिसके बाद इनके ड्रोन्स को तो हाथों से ही गिराया गया। हाथों से क्या, वो लकड़ी की स्टिक्स के साथ उनको टारगेट किया गया और उन्हें नीचे गिराया गया। खैर, मुझे शहजाद भट्ट साहब को भी शामिल करना है। शहजाद भट्ट साहब, ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट, ख्वाजा आसिफ का जो आइडिया है, जो उन्होंने मशवरा दिया है इंडिया को, वो कैसा देख रहे हैं? देखिए मुनीज़े, ख्वाजा आसिफ की बात करने से पहले अगर आप गौर करें तो भारतीय एयर चीफ की बात कर लें, आप ट्रंप की बात कर लें, आप सर्वे, मैं आपको दर्जन से ज़्यादा सर्वे बता सकता हूं जो इस पर हो चुके हैं। इवन के फ्रांस का जो है राफेल त्यारे, फ्रांस ने खुद इंक्वायरी कर ली है। मतलब कि त्यारे गिरने वाली बात, 3 माह बाद सोए हुए को ख्याल आ गया एकदम उठकर कि 3 माह गुजर गए जी, ये त्यारे हमने भी गिराए, उनके नहीं गिरे हमारे। मैं समझता हूं जिस तरह भारतीय जर्नलिस्ट झूठ बोलते हैं, इस तरह इनके सियासतदान झूठ बोलते हैं, जितना बड़ा मोदी झूठा है, मैं इस पर कोई कमेंट ही नहीं करना चाहता, क्योंकि पूरी दुनिया पर अय्या हो चुका है। मैं आपने अभी एक वर्ड बोला था, मोदी के इस्तीफे की फिक्र आपके मुंह से निकला था, बड़ा अहम था। तो मैं चाहूंगा अपना वक्त जो है मैं जाहिद साहब आपको देना चाहता हूं और आपसे पूछना यह चाहता हूं, क्योंकि मुल्क से बाहर जितने भी सियासी और दफाई जो मामलात है, मुझे पता है कि आपकी उन पर बड़ी गहरी नजर है। आप मुझे यह बता दें जाहिद साहब कि इस साल के इख्तिताम पर बाहर का इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें क्या देख रहे हैं और क्या मोदी की हुकूमत डिसॉल्व होते देख रहे हैं जाहिद साहब? जी बिल्कुल बट साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो इलेक्शन के लिए उन्होंने ये सारा ड्रामा रचाया था, वो तो उनके हाथ से अगर लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में उन्होंने कराया तो फिर तो निकलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से वहां पे अभी इलेक्टोरल रिस्क की रिवीजन का उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया है, और बहुत सारे हिंदुत्व फॉलोअर्स जो हैं
उनकी वो शामिल कर रहे हैं जी अपनी लिस्ट के अंदर। और ये मैं नहीं कह रहा, ये राहुल गांधी जो है उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि फर्स्ट टाइम ये इनकी डेमोक्रेसी के बीच में धांधली तो पहले भी बहुत होती रही है जी। मोदी को हमेशा ये मैंडेट दिलवाया गया क्योंकि इंडिया हैज बिकम अ डीप स्टेट। उनकी मिलिट्री जो है एक मिलिटेंट विंग बन चुका है और उनके तमाम इदारे इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट जिस पे उनको बड़ा नाज हुआ करता था, उसके डिसीजंस देख लें, वो बिल्कुल हिंदुत्व बेस्ड सेकुलर से हट के हिंदुत्व बेस्ड फैसले हो रहे हैं। तो ये इलेक्शन रिग करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। तो मुझे तो इलेक्शन में इनकी हार बिल्कुल नजर आ रही थी। और विद इन RSS ऑल्सो उनके जो लीडर हैं उन्होंने भी मोदी के जाने की बातचीत शुरू की हुई है। वो एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बस अभी 75 ईयर्स के ये हो गए हैं। प्रॉब्ली इज थिंकिंग कि इनकी पॉलिटिक्स के साथ अब और बहुत सारे लोग जो RSS से हट के एडवांटेज ले रहे हैं, लाइक अडानीज एंड अंबानीज, और वो जो बिजनेसमैन इनके साथ मिल गए हैं, तो ह्यूज इकोनॉमी अटैच हो गया। तो ये फंडामेंटल उससे भी हट रहे हैं, लेकिन अपनी पॉलिटिक्स वो करते फिर भी उसमें हिंदुत्व के ऊपर ही बेस करके करते हैं। अगर लीगल प्रॉपर इलेक्शन होते हैं तो मुझे तो ये जीतते हुए नजर नहीं आ रहे। जहां तक रेजिग्नेशन का ताल्लुक है तो आई डोंट थिंक सो कि अब इलेक्शन से पहले RSS या ब्रेक की तरफ भी जाना है, लेकिन बात यह है कि रेजिग्नेशन का इनसे तकाजा तो किया जा रहा है। जब जो इंतखाबात करीब होते हैं हम देखते हैं कि मोदी की तरफ से इस किस्म की प्रैक्टिसेस का आगाज हो जाता है, वो ज़्यादा एंटी मुस्लिम भी हो जाती हैं। और हम देखते हैं कि वो अपने आप को इंतखाबात में फातेह बनाने के लिए क्या क्या करते हैं। और अभी जो हो रहा है वो तो जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी को छुपाने के लिए किया जा रहा है। हम एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका पर बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद और बात करेंगे सेगमेंट में हम फील्ड मार्शल के दौरा अमेरिका की। पाकिस्तान का दुनिया में जो असर रसूख बढ़ रहा है उसका क्रेडिट किसको जाता है और आखिर आने वाले वक्तों में पाकिस्तान अपनी पोजीशन क्या रखता है। मैं इसी सवाल के साथ डिबेट ओपन करना चाहती हूँ और सवाल मैं मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब आपकी तरफ ला रही हूँ। आप मुझे बताएं कि जो पाकिस्तान का असर रसूख कभी माजी में कम हुआ था या जो ताल्लुकात इतने सर्द थे, तो अब आपको क्या लगता है फील्ड मार्शल के दौरा अमेरिका से क्या पाकिस्तान वो स्ट्रेंथ, वो रिकग्निशन दोबारा से बहाल कर रहा है? यकीनन। देखें, अमेरिका दुनिया की एक सुपर पावर है। दुनिया का कोई मुल्क भी अमेरिका को नज़रअंदाज करके दुनिया में डिप्लोमेसी में कामयाबी नहीं हासिल कर सकता। अमेरिका से दूरी यकीनन सफारतकारी में नाकामी के तौर पे देखी जाती है। और पाकिस्तान की देखें ना, जो इसहाक डार साहब की और मार्को रूबियो की मुलाकात है, वो 9 साल बाद पाकिस्तान और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात थी। अब मैं देख रहा था ये जो सेंटकॉम में कमांड की तब्दीली में लास्ट टाइम अशफाक परवेज़ कियानी साहब गए थे, उनके बाद किसी आर्मी चीफ को कभी नहीं बुलाया गया। इसका मतलब बहुत दूरी पैदा हो गई थी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। मेरे ख्याल में दोबारा ताल्लुकात ठीक हुए हैं और बहुत अरसे बाद ठीक हुए हैं, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। हमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात को नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए, मुस्बत तरीके से देखना चाहिए। और चूंकि अमेरिका के साथ ट्रेड भी, सारी दुनिया अमेरिका के साथ ट्रेड करना चाहती है, हम क्यों नहीं करना चाहते? मतलब कौन सा मुल्क है जो आज कहेगा कि मैं अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता? अमेरिका के साथ ट्रेड तो चीन भी करना चाहता है, रूस भी करना चाहता है, हर मुल्क करना चाहता है। मेरे ख्याल में हमें अपने माशी मुफादात का और स्ट्रेटेजिक मुफादात का ख्याल रखते हुए अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश जारी रखनी। ठीक है, मैं चाहती हूँ शहजाद भट्ट साहब आप भी इस पर ज़रा रोशनी डाल दें कि आपको क्या लगता है अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? देखें, काबिल एहतराम मुनीज़े, बात सिर्फ ये है कि इतनी जल्दी, मतलब ये हैरान कुन बात है कि फील्ड मार्शल साहब फिर अमेरिका, और इस दफ़ा जनरल माइकल जो है उनकी रिटायरमेंट है और उस तकरीब में शिरकत के लिए फिर चले गए। पहली मुलाकात ट्रंप साहब ने जो फिक्रे किए थे कि ईरान हमसे ज़्यादा ईरान को जानता है फील्ड मार्शल, ये कहा था, और अब फिर इनवाइट किया गया अमेरिका। मतलब ये इज़्ज़त की इंतहा है, मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान को अल्लाह पाक इस वक्त दे रहा है। लेकिन इसमें देखने वाली बात सिर्फ ये है कि जिस महारत के साथ तमाम, मैं इसका क्रेडिट सिर्फ एक को नहीं देना चाहता, मैं इसका क्रेडिट उसको भी देना चाहता हूं जिसका नाम बहुत कम आ रहा है, वो है आसफ जरदारी साहब के बेटे। जी हाँ, बिलावल साहब, उनका क्रेडिट भी है, इसहाक डार का क्रेडिट भी है, पूरी पाक फौज का क्रेडिट है। ये तमाम एफर्ट एक जो है ये कंसेंसस के साथ की गई है, एक चीज को बिल्ड किया गया है, एक ईंट के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, फिर जाकर इमारत बनती नजर आ रही है।
और जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त सामने आया है खित्ते में, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि जनरल ज़ाहिद महमूद साहब आप मुझे बताएं कि सेंटकॉम चीफ की क़यादत की तब्दीली में फील्ड मार्शल की जो शमूलियत है और मिलिट्री टू मिलिट्री उनकी वो जो वहाँ पर प्रेजेंस थी, आप उसकी सिग्निफिकेंस क्या देख रहे हैं? देखिए मुनीज़, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो सेंटकॉम है टैंपा फ्लोरिडा में, वो डील करता है जी 21 कंट्रीज़ को, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। उसमें मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ भी शामिल हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन कंट्रीज़ हैं, लाइक ईरान हो गया, सीरिया, ये इसमें शामिल है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी इसी सेंटकॉम के नीचे आती है। वहाँ की मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि अमेरिका का जो हमारा सिक्योरिटी कंस्ट्रक्ट है जी, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के और अमेरिका के जो ताल्लुकात है वो ज़्यादातर सिक्योरिटी रिलेटेड ही रहे हैं। टेक्निकल इन नेचर है आजकल, इनको स्ट्रेटेजिक या ऊपर ले जाने के लिए पाकिस्तान को बड़ा क्राफ्टली नेविगेट करना होगा। चाइना के साथ भी हमारी दोस्ती है, बट सेंटकॉम की फंक्शनैलिटी ये है कि वहीं पर हमारे जो रीजन की सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं वो बनाई जाती हैं, उनकी एप्लीकेशन रही है, अफगानिस्तान में डिप्लॉयमेंट रही है, इराक में रही है, और अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इधर की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कह लें, स्टेट डिपार्टमेंट की स्ट्रेटजी कह लें, जो सोशल प्रॉन्ग है जैसे यूएसएड वगैरह हुआ करते तो वो कह लें, और मिलिट्री स्ट्रेटजी, ये सारी मिलके बड़े जूनियर डेस्क से शुरू होती है और सेंटकॉम डवटेल होता है जो उनके साथ। मीनिंग देयर बाय कि हमारा जो सिक्योरिटी रिलेशनशिप है सेंटकॉम, वो इम्पैक्ट करता है बाकी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज एंड स्टेट डिपार्टमेंट डिप्लोमेटिक पॉलिसीज ऑफ अमेरिका, और बड़ा सीरियसली करता है। जनरल कुरेला जो अभी रिटायर हुए हैं वो जा रहे हैं, उन्होंने, आपको याद होगा स्टैंडिंग कमेटी में जो उनकी स्टेटमेंट आई थी वो बड़ी प्रो पाकिस्तान थी, जिसपे पाकिस्तान की मिलिट्री और सेंटकॉम के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अभी जो नए सेंटकॉम कमांडर हैं ब्रेड कूपर जो हैं, ये यहीं पे डिप्टी चीफ रहे हैं जी, सेंटकॉम के ड्यूटी कर रहे थे और यहीं से ऑन प्रमोशन आप कह लें या उन्होंने ही हैज टेकन ओवर सेंटकॉम। इनकी भी पूरी अंडरस्टैंडिंग है। तो जनरल फील्ड मार्शल का वहां पे होना, आसिम मुनीर का, फिर कूपर जो टेक ओवर कर रहे हैं वो भी वही है, कुरेला भी वही है, तो ये बड़ी अच्छी एक पर्सनल केमिस्ट्री डेवलप होती है जो इम्पैक्ट करती है पॉलिसीज के ऊपर भी। तो जब अंडरस्टैंडिंग, अभी जन कियानी का जिक्र कर रहे थे भट्ट साहब, जन कियानी साहब का आपको याद होगा, माइकल मोलन वगैरह जब जॉइंट चीफ्स होते थे उनके साथ एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, स्ट्रेटजी भी डिस्कस करते थे, रीजन के बाकी भी जो स्ट्रेटजी है, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है, वहां पे बड़ी अच्छी डिस्कशन होती है। So this will impact the political and the economic diplomatic relationship between USA and Pakistan. But having said that, I think पाकिस्तान को एक बड़ा क्राफ्टली ये नेविगेट करना होगा जी, हमारा जो strategic construct of relationship with United States of America है। बट जो भी है, जैसे अभी मुजम्मिल साहब कह रहे थे, आई टोटली एग्री कि वो इम्पैक्ट करता है जी अमेरिकन रिलेशनशिप। तो हमें बहुत अच्छे, हम नेचुरल ब्रिज है बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इस ब्रिज का जो रोल है उसके अंदर हमने अपना देखना है कि हम मनूवर कितना जबरदस्त तरीके से करते हैं, चाइना भी नाराज ना हो और अमेरिका भी, और उनके आपस में अगर रिलेशनशिप अच्छी होती है तो दिस विल ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द रीजन, मीनिंग देयरबाय पाकिस्तान और स्टेबल होगा जी। पाकिस्तान डेफिनेटली एक सॉवरेन स्टेट है और उसके ऊपर फील्ड मार्शल का जो मौक़िफ़ है वो इंतहाई वाज़ेह है कि पाकिस्तान अपने ताल्लुकात चाहे अमेरिका के साथ रखे, चाहे चीन के साथ रखे, चाहे किसी भी मुल्क के साथ रखे, कोई भी इस चीज़ को ओवर रूल या ओवरलैप नहीं कर रहा होगा। सलमान आबिद साहब, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो बदएतमादी से एतमाद साजी की तरफ बढ़े हैं जी, और इसमें काफ़ी डेवलपमेंट्स और काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं पाकिस्तान और अमेरिका के तनाजुर में और ख़ुद पाकिस्तान के लिए। यही तशवीश का पहलू हिंदुस्तान के अंदर भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो मौसर हो रहे हैं और इफेक्टिव हो रहे हैं, ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में, डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, सफारती डिप्लोमेसी के कॉन्टेक्स्ट में, उससे भारत के अंदर तो एक परेशानी मौजूद है। लेकिन साथ साथ जो बात अभी मेजर जनरल साहब ने भी की कि जिस तरीके से पाकिस्तान एक ब्रिज के तौर पर रोल प्ले कर रहा है ईरान के कॉन्टेक्स्ट में और अपना चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अमेरिका के अंदर ये रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान को हमने अंडर एस्टिमेट किया था। पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान इस रीजन के कॉन्टेक्स्ट में और इस इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में जो कॉम्प्लिकेटेड और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको फैसिलिटेट करने में हमारी मदद कर सकता है। और यही वो अपॉर्चुनिटी, और एक बहुत अच्छी बात जो जनरल
साहब ने भी की, वो उसको सपोर्ट करता हूँ कि ये पाकिस्तान के अब पाकिस्तान के ऊपर बेस करता है कि पाकिस्तान अपने कार्ड कैसे खेलता है, कि जिसकी मदद से पाकिस्तान अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर भी, रीजनल डिप्लोमेसी में भी और डोमेस्टिक डिप्लोमेसी के अंदर भी, ताकि पाकिस्तान एक ज़्यादा बेहतर मौसर तरीके से एक इफेक्टिव रोल प्ले कर सके। और अगर पाकिस्तान इन कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने में कामयाब होता है तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का कद काट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है सलमान आबिद साहब, बात यही है कि फील्ड मार्शल साहब का ये जो दौरा अमेरिका था वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। हमें चाहिए कि इस पर मज़ीद भी बात कर लें, लेकिन शहजाद हसन भट्ट साहब आप मुझे बताएं आपका इस बारे में क्या कहना है कि सरमायाकारी के लिए कितना फ़ाल हो सकता है फील्ड मार्शल का ये दौरा? देखिए मुनीज़े, इस पर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैं इस वक्त आपसे पहले भी मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी और मैं चला गया था मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद के पास, क्योंकि वो इंतहाई अहम आदमी है और मैं इनकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू की बजाय फिर आ रहा हूँ जाहिद भाई आपके पास और आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये फील्ड मार्शल साहब दोबारा गए वहाँ पर, एक तो मुझे ये बताए कि ये दोबारा उनका जाना का इम्पैक्ट और क्या इससे दफाई जो मामला है, जैसे आपने माइकल की बात भी की, जनरल माइकल की के रिलेशनशिप अच्छे होंगे, वहाँ तक तो मुझे समझ आ गई है। मैं आपसे इस वक्त ये समझना चाह रहा हूँ कि इस मौके पर जब सेकंड मुलाकात होती है तो क्या ये रूटीन से हटकर एक चीज़ नहीं है, और इसके अंदरूनी कहानी जो है वो भी हमें कुछ हमारे प्रोग्राम में ब्रेक करें। मुझे पता है आपके पास स्टोरीज होती हैं हजूर। जी भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए, सेंटकॉम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कमांड जी। जैसे मैंने बताया कि हमारा रीजन 21 कंट्रीज वहाँ पे आती है। देखिए, अमेरिकन इंटरेस्ट है जी रीजन में, और अमेरिका का इंटरेस्ट जो है वो स्टेबिलिटी में है, क्योंकि उनकी अफगानिस्तान के अंदर और इस रीजन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहते हैं। कोई भी जो बड़ी ताकत होती है वो वैक्यूम्स नहीं बनने देती जी, कि ताकि उनके जो कंपिटिटर्स हैं वो उस वैक्यूम में आए। मेरा रेफरेंस है रशिया और चाइनीज इन्फ्लुएंस के। तो पाकिस्तान की सेंसिटिविटीज को अमेरिका जानता बहुत अच्छी तरह है। उन्हें भी पता है कि हमने पाकिस्तान को बिट्रे किया है, पाकिस्तान को हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे नहीं लिया। मैंने पहले भी कहा है कि हमारे रिलेशनशिप उनके साथ सिक्योरिटी डोमेन में रहे हैं, लेकिन उसके बाद बाकी रिलेशनशिप हमारे टेक्टिकल नेचर के हैं, स्ट्रेटेजिक नेचर के अभी तक हुए नहीं। उनको कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट नेविगेट करना होगा। देखिए, जब फील्ड मार्शल का वहाँ पे टेम्पा फ्लोरिडा में होना, जनरल कुरेला भी वहाँ पर मौजूद हैं, जनरल ब्रैड कूपर जो है वो भी हैं, और जो जॉइंट चीफ है जनरल केन वो भी वहाँ पे आए हुए हैं जी। तो ये जब मिलिट्री लीडरशिप मिलती है वहाँ पे आपको एक दूसरे के मजाज को, इस पूरे रीजन के ऊपर डिस्कशन होती है इन डिफरेंट डोमेन्स। आई एम श्योर कि ईरानियन सिचुएशन पे भी हुई होगी, अफगानिस्तान के ऊपर भी हुई होगी। फिर कुछ होती है फीड्स गई होती है कमांडर्स को इंटेलिजेंस के जरिए, कुछ दूसरे ममालिक भेज रहे होते हैं, कई आप ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप 1-on-1 मिलते हैं और आपकी डिस्कशन होती है तो आई थिंक फील्ड मार्शल विल हैव द बेस्ट चांस टू ब्रीफ। जो कि जनरल कुरेला एक पॉजिटिव इमेज लेके बैठे हुए थे। मैं मुजम्मिल सरवटी साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। मुजम्मिल साहब, आप मुझे बताएं कि ये जो मुलाकातें हो रही हैं इसको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट किस तरह से कैपिटलाइज किया जा सकता है? नहीं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कैपिटलाइज है, ऐसी बात तो नहीं है कि आइसोलेशन में है। अब आप देखें, इसहाक डार साहब वाशिंगटन गए हैं तो उनकी मार्को रूबियो से मुलाकात हुई है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो फुल रिकग्नाइज्ड हैं, और ऐसी बात नहीं है। ये फिर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर ट्रेड डील के लिए गए हैं वो उनके ट्रेड सेक्रेटरी को मिले हैं और ट्रेड डील के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुज़ाकरात हुए हैं। तो ये दोनों तरफ से मिलिट्री डिप्लोमेसी भी चल रही है और सिविल डिप्लोमेसी भी चल रही है, और दोनों तरफ से डिप्लोमेसी चल रही है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका सिर्फ फौज से बात कर रहा है और हुकूमत से बात ही नहीं कर रहा और वो किसी हुकूमती नुमाइंदे को नहीं मिल रहा। अब अभी जब ईरान के प्रेसिडेंट आए हैं तो उसके बाद भी इसहाक डार साहब को मार्को रूबियो का फ़ोन आया है और मार्को रूबियो और इसहाक डार साहब के दरमियान गुफ्तगू हुई है। तो दोनों हुकूमतों के दरमियान, अमेरिकी हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान भी रब्ता है, दोनों मिलिट्रीज के दरमियान भी स्ट्रेटेजिक ताउन का रब्ता बढ़ रहा है। तो दोनों तरफ मैं बराबर देख रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका। लेकिन मैं यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि हमें अगले सेगमेंट की जानिब भी बढ़ना है। तो जो फील्ड मार्शल हैं उनका दौरा है अमेरिका इंतहाई अहमियत का हामिल है, और आने वाले वक्तों में इसके पाकिस्तान के लिए बेशक आलमी मंजरनामे पर भी हम एक मस्बत नताइज देखेंगे। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे बानी तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। 9 मई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरमियानी रास्ता आखिर है क्या? पीटीआई के चैलेंजेस में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। 9 मई बानी तहरीक इंसाफ की दरखास्तों की समाअत के लिए मुकर्रर। तहरीक इंसाफ इंतखाबात का बाइकआउट भी करना चाहती है। शेर अफजल की वापसी नजर आ रही है। रहनुमाओं को सजाएं हो रही हैं। चैलेंजेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। बानी की रिहाई तहरीक इंसाफ की सियासत में मुकम्मल जगह हासिल करना, ये कितना बड़ा चैलेंज बन चुका है। और 9 मई के बाद से बानी और तहरीक इंसाफ का रवैया, लेकिन हुकूमत के अंदर भी कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के पास वापसी का दरमियानी रास्ता मौजूद है या नहीं? मुजम्मिल सरवर्दी साहब, आप मुझे बताएं कि आपको क्या नजर आ रहा है? क्या पीटीआई के पास कोई रास्ता मौजूद है? साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि अगर तहरीक इंसाफ बाइकआउट करती है इंतखाबात का, या जो सीटें उनकी हैं वो हुकूमत को फिर हासिल हो जाएंगी, तो आपको क्या लगता है कि अब पीटीआई खुद अपनी स्पेस कम कर रही है? मेरा ख्याल है उनको पिछले सारे ज़िमनी इंतखाबात को पंजाब में हारे हैं। मुझे लगता है उनको लगता है कि अगर लड़ेंगे भी तो हार ही जाएंगे, और जो एक मकबूलियत का एक उन्होंने बनाया हुआ है नैरेटिव, वो उसको नुकसान पहुंचता है। जैसे समड़ियाल के इलेक्शन में बिल्कुल फ्री कैंपेनिंग की इजाज़त थी पीटीआई को, खूब जलसे हुए, जुलूस हुए, और उसके नतीजे में वोट कम हो गए। तो फिर सब ने सवाल किया कि वोट कैसे कम हो गए। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि वो ये समझते हैं कि इस वक्त वो इंतखाब जीतने की पोजीशन में नहीं है, ज़िमनी इंतखाबात, लिहाजा बाइकाट कर रहे हैं। क्योंकि कोई ऐसी लीडरशिप मौजूद नहीं है जो ज़िमनी इंतखाबात की कैंपेन चला सके या लेकर चल सके। एक लीडरलेस पार्टी हमें नज़र आ रही है। तो इस तनाजुर में ज़िमनी इंतखाबात का बाइकाट का फ़ैसला कोई ऐसा सरप्राइजिंग फ़ैसला नहीं है कि हम कहें कि बहुत सरप्राइजिंग फ़ैसला है। उन्होंने सेनेट के इंतखाबात अभी लड़े हैं क्योंकि उनको पता था वो सीटें वो जीत सकते हैं, बल्कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ भी किया कि अपनी 5 पक्की करने के लिए एक दे भी दी कि हमारी 5 तो पक्की हो जाएं। तो कोई वो पार्लिमानी निज़ाम का बाइकआउट नहीं कर रहे, सिर्फ जहां उनको नज़र आ रहा है कि यहां से हम जीत नहीं सकते, उस जगह कुछ की वहां वो लड़ने से इज्तनाब कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। सलमान आबिद साहब, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो हालात हम देख रहे हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई दबाव डालने की पोजीशन में मौजूद है हुकूमत पर, और जो खुद अपने फैसले कर रहे हैं उनके कहने पर लोग भी बाहर नहीं निकल रहे? आखिर ये सारी सूरत हाल जा किस तरफ रही है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीटीआई इस वक्त अपने शदीद तरीन अंदरूनी बुरहान से दो चार है। अभी आप देखिए, पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शेर अफजल मरवत की शमूलियत, और फिर कहा गया कि उनको पार्टी में शामिल किया जाए, लेकिन सलमान अकरम राजा ने तो उसकी मुखालफत की है। और फिर साथ साथ शेर अफजल मरवत ने बाकायदा अलीमा खान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इस्टेब्लिशमेंट की एजेंट के तौर पर पार्टी में काम कर रही हैं। तो ये सूरत हाल जाहिर करती है कि पीटीआई के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात बहुत सही दुरुस्त, जिसे कहते हैं ना, एक गंभीर शक्ल इख्तियार कर गए हैं। और ये बात भी मुजम्मिल सरवर्दी की बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त ऐसे लगता है जैसे पार्टी लीडरशिप लेस है, और ये जो बैरिस्टर गोहर वगैरह हैं, ये सलमान अकरम राजा हैं, ये पार्टी के जो तंजीमी मामलात हैं उसको हल करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक ज़िमनी इलेक्शन के बाइकआउट का ताल्लुक है, अगरचे मैं बाइकआउट का हामी नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान में कौन सा शफाफ इंतखाबात हो रहे हैं? जिस तरह से आपने 8 फरवरी के इंतखाबात करवाए, इसी तरीके से आपने बाई इलेक्शन भी करवाने हैं। किसको पता नहीं है कि आपने किसको जीतने देना है और किसको हराना है। जब आपने तय कर लिया है कि एक पार्टी को हमने किसी सूरत जीतने नहीं देना, तो नहीं जीतने देना, इसे तयशुदा बात है। आपने 8 फरवरी के इंतखाबात देख लिए, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बाई इलेक्शन में हिस्सा लेना या ना लेना, इससे कोई पार्लिमानी स्टेटस तो नहीं बदलेगा। लेकिन बहरहाल पीटीआई ने एक बात तय की है, मैं अगरचे उस फैसले का हामी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि ये सारे फैसले जो है, इसके नतीजे में क्या पीटीआई को मिल सकता है। पीटीआई को कुछ नहीं मिलेगा। पीटीआई के लिए तो अभी देखिए ना, कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं है। अभी मुजम्मिल सरवर्दी साहब कह रहे थे कि उनको वहाँ पर जलसे जुलूस समड़ियाल के इलेक्शन में हुआ। अभी आपके सामने 5 अगस्त के लिए पीटीआई ने बाकायदा इस्लामाबाद और लाहौर में जलसों के लिए दरखास्त मांग दी थी डिप्टी कमिश्नर को, उन्होंने तो इजाज़त नहीं दी, और ना उन्होंने अपना अदालतों ने इजाज़त दी। तो पीटीआई के लिए तो पॉलिटिकल स्पेस इस वक्त है ही नहीं किसी किस्म की। और अगर ये ज़िमनी इलेक्शन में जाएंगे तो आपको मैं बता देता हूँ, उम्मीदवारों को डराया जाएगा, उनको धमकाया जाएगा, जाएंगे तो ना जाएंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वो तो बाकायदा पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने नहीं देंगे उनको। मुजम्मिल साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लिए गड्ढा खुद ही खोद रही है? ये जो जितने जलसे आलिया हमजा और सलमान अकरम राजा ने समड़े हाल में किए हैं, उनकी फुटेजेस जरा सलमान आबिद साहब को दिखा दें, उस कैंडिडेट की भी दिखा दें। सवाल ये नहीं है कि वो इससे पहले आप सारे ज़िमनी इंतखाब लड़ ही रहे थे ना, लेकिन आप हार रहे थे, आप मुसलसल ज़िमनी इंतखाबात हार रहे थे। तो उस हार के नतीजे में आपने सेनेट के इंतखाबात का बाइकआउट किया क्योंकि आप जीत रहे थे। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि जो इंतखाब हम जीत रहे हैं वो हम लड़ लेंगे, जिसके हारने के चांस है वो नहीं लड़ेंगे। मुझे तो ये स्ट्रेटेजी नजर आती है भाई, या तो आप कहें हम पार्लिमानी सियासत छोड़े हैं
और अब हम पार्लिमानी सियासत नहीं करेंगे, इसलिए हम ज़िमनी इंतखाब नहीं लड़े। यहाँ तो आपका ये स्टैंड हो सकता है, ये स्टैंड तो नहीं हो सकता है कि हम आधे वाले लड़ेंगे और अभी केपी में कोई ज़िमनी इंतखाब होगा ये लड़ेंगे क्योंकि वो सीट ये जीत सकते होंगे। जी जी। तो मेरे ये ख्याल में कि ये इन इंतखाबात जो ज़िमनी इंतखाब ना लड़ने का फैसला है वो हार के खौफ के तनाजुर में है कि जी हार रहे हैं और हारने का खौफ है। ठीक है, और अपने पैरों पर मुझे तो ये है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में तो मफरूरों और इश्तिहारियों के कागजात भी जो है वो कबूल हुए हैं। हाँ। कभी मफरूरों और इश्तिहारियों के कागजात मंजूर नहीं हुए। 8 फरवरी के इंतखाबात में तो मफरूरों और इश्तिहारियों ने भी इंतखाब लड़ा है। जी, मफरूर और इश्तिहारी होते हुए इससे ज्यादा अदालती सहूलतकारी मैंने 8 फरवरी में हमने तो ये भी देखा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के रात को जो कुछ 9 फरवरी को नताइज दिए गए वो भी पूरी कौम के सामने है। खुद नवाज शरीफ साहब की सीट जिताई गई वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। मौजूदा हालात में मुजम्मिल साहब माजरत, लेकिन मौजूदा हालात में पाकिस्तान तरीके मैं इसका जवाब एक मिनट मुनीज़ा, मैं इसका जवाब देता हूँ। जी जी, मैं एक मिनट देखें, 2018 में जो इंतखाबात हुए थे उनके नताइज 72 घंटे में आए थे। 2024 में जो इंतखाबात हुए उनके नताइज 36 घंटे में आए। तो सलमान आबिद साहब के क्राइटेरिया के मुताबिक तो वो इंतखाबी 2018 की निस्बत 24 का इंतखाब ज्यादा शफाफ था। मुजम्मिल साहब, शहजाद भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करना है। सर, आपके लिए मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर हमें इस वक्त मुश्किलात में दिखाई देती है, लेकिन हमें हुकूमत की भी तो बात करनी है जहां लग रहा है कि कोई बड़ा झाड़ू फिरने वाला है। तो ये क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुनीज़े। असल में मुजम्मिल सोलवर्दी और सलमान आबिद साहब जो है वो एक इंतहाई सीनियर मोस्ट दोनों आदमी हैं और उनकी क्रॉस जो टॉक थी वो बड़ी दिलचस्पी, इसलिए मैं भी दिलचस्पी से सुन रहा था। अब आता हूँ आपके सवाल की तरफ। सवाल का जवाब ये है, सियासी इस्तेकाम तो इस मुल्क में नहीं आ रहा, मुआशी इस्तेकाम जो है वो आ रहा है। यहाँ तक मैं आपकी बात से एग्री हूँ, लेकिन एक फिक्रा आज जरूर लिख लीजिएगा मेरा, अक्रॉस द बोर्ड जो आपको नजर आया है सेनेट में, पीटीआई गया, कौमी असेंबली में गया, बच्चर पंजाब असेंबली से गया, उनके कमरे छीन ले, गाड़ियां छीन ले, सब कुछ हो गया। लेकिन अब क्या होने जा रहा है मुल्क में? अब मुनीज़े इस मुल्क में होने जा रहा है, मुस्लिम लीग नून में सफाई होने वाली है। तमाम वो करप्ट आदमी, तमाम वो बत्ताखोर जो पीपल्स पार्टी में हैं, दूसरी जमातों में हैं, जिन पर मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम है कि वो करप्ट हैं, उनके बारे में सफाया फिरने वाला है। और ये मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इस बात की गारंटी दी हुई है कि पीटीआई की सफाई होने के बाद जो कोर कमेटी बैठी थी उसमें यह कंसेंसस हुआ था कि पीटीआई की सफाई के बाद मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों में भी सफाई होगी। आप देखिए आज 550 अरब रुपए का फिगर एक सामने आया है, जो नैब ने करना नहीं, जो रिकवरी होनी नहीं, जो हो चुकी है। इसी तरह मैं आपको आज ये भी कह रहा हूं कि मैं नाम नहीं तो किसी का ले सकता, लेकिन एक फेडरल मिनिस्टर की बात में मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में वो भी अपनी कुर्सी पे नहीं रहेंगे, क्योंकि जो झाड़ू फिरने वाला है, जो सफाई होने वाली है, वो एक क्रॉस द बोर्ड है। यही मैं कहना चाह रही थी शहजाद हुसैन भट्ट साहब, मुझे लगता है ख्वाजा आसिफ का कोई तोता पकड़ा गया है और पकड़े जाने के बाद कहा जा रहा है कि अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करेंगे। मैंने नहीं कहा ख्वाजा आसिफ, ऐसे कोई और भी हो सकता है, और भी बहुत सारी बंदों की स्कीमें हैं। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए शहजाद भट्ट साहब, मुस्लिम लीग नून ने ना एहतसाब के शिकंजे में से खुद को गुजार लिया। जो इमरान खान का 4 साल का दौर था वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून के एहतसाब का दौर था। क्या ख्वाजा आसिफ का एहतसाब नहीं हुआ? एहसन इकबाल का नहीं हुआ? हनीफ अब्बासी का नहीं हुआ? शहबाज शरीफ का नहीं हुआ? हमजा शहबाज का नहीं हुआ? किसका एहतसाब? नवाज शरीफ का नहीं हुआ? मरियम का नहीं हुआ? ख्वाजा साद रफीक का नहीं हुआ? किसका एहतसाब उस 4 साल में नहीं हुआ? मुस्लिम लीग नून को कोई एहतसाब का मैं नहीं समझता कि आप कहेंगे कि क्रॉस द बोर्ड में मुस्लिम लीग नून ने अपनी बारी दे दी है। जिनकी बारी है उन्होंने अभी देनी है, 4 साल पूरे नहीं हुए, बारी पूरी देने दें उन्हें जरा। जी ठीक हो गया। आपने पाबंदे सलासल तो रहे हैं ये तमाम अफराद, क्या रिकवरियां गवर्नमेंट के खाते में कोई एक पैसा गया हुआ है वो भी बता दें। तो ये करप्ट नहीं थे तो नहीं हुआ ना, अगर करप्शन होती तो निकला था। 190 मिलियन पाउंड की रिकवरी हो गई है ना। साहब आपको तो बात देनी पड़ेगी कि आपने तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। वैसे मुझे भी बड़ी हैरत हुई, देने वालों ने तो कैलगरी फॉन्ट वाला खत भी दिया था। मैं पाकिस्तान की सलमान आबिद साहब, मैं पाकिस्तान की अदालतों के फैसलों को मानता हूँ। जी जी, पाकिस्तान की अदालतों ने और भी बहुत से फैसले दिए थे ना, वो भी मान लिया करेंगे।
पाकिस्तानी अदालतों ने और भी बहुत से फैसले दिए, वो भी माने। आपने दे ही दी है, अगर क्लियरेंस सर्टिफिकेट तो पीपल्स पार्टी को भी दे दे मुजम्मल भाई, आज वो भी क्लियर है, उसने भी पाकिस्तान में सारे क्लियर है, दे मिल गई है ना, क्लीन चिट मिल गई है तो उनको। अगर 8 साल अगर आप आसिफ जरदारी को 8 साल जेल में रखकर कुछ साबित नहीं कर सके तो फिर पाकिस्तान के सहाफत ने उसे मर्द उम्र का खिताब दिया था? नहीं दिया था, साबित कर लेते। वो 8 साल पाबंदी चल रहा है। आज तो कैद तो किसी ने, जितनी कैद आसिफ जरदारी ने काटी है उतनी तो किसी ने नहीं काटी। चले, आज तो मोहम्मद सरवरदी को मुबारकबाद देनी पड़ेगी, उन्होंने माशाल्लाह पाकिस्तान की हुक्मरान जमात और उनके तादियों को करैक्टर सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है। सर वैसे वो करप्ट और बदउनवान सियासतदान नहीं है। हमारी ये डिबेट बहुत तवील है। मैंने मुजम्मिल साहब, मुझे प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब लेकर जाना है, मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन सियासी इस्तेहकाम के लिए भी अगर ये सब मिलकर और अपना अपना एहतसाब करवा लें, ना कि हाथ डाला जाए तो फिर कहें कि भाई ये मसाइल पैदा किए या हमने ये किया। खुद आकर बताएं कि भाई हमारा एहतसाब करें या हमारे पास ये असासे मौजूद हैं, ना कि असासे हमें बाद में पता चले कि पनामा की कोई फाइल खुले और पता चले कि भाई इनके पास तो इतने सारे एसेट्स हैं या फिर कहाँ कहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं। और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।